साल 2022, यूक्रेन की राजधानी कीव। सुबह के लगभग 5 बजे का समय। बाहर कड़ाके की ठंड थी। सड़कों पर हल्की बर्फ जमी हुई थी और शहर अभी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन इसी सन्नाटे को चीरते हुए अचानक एक तेज धमाके की आवाज गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में आसमान में सायरन बजने लगे। इमारतों की खिड़कियां कांप उठीं और लोगों की नींद एक झटके में टूट गई। ये कोई सामान्य सुबह नहीं थी, बल्कि एक ऐसे युद्ध की शुरुआत थी जिसने हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों की जिंदगियों को भी बदल कर रख दिया। कुछ ही घंटों में पूरे शहर का माहौल बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले तक जिंदगी सामान्य चल रही थी, वहां अब डर, अफरा तफरी और अनिश्चितता ने अपनी जगह बना ली थी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोग अपने जरूरी सामान के साथ शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस बढ़ते हुए खतरे के बीच हजारों भारतीय छात्र भी इस अनजान जमीन पर फंसे हुए थे, जिनके लिए हर गुजरता हुआ पल एक नई चिंता लेकर आ रहा था। इसी बीच भारत में हालात पर गहरी नजर रखी जा रही थी। नई दिल्ली के शक्ति गलियारों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, जहां हर जानकारी को तेजी से परखा जा रहा था। इसी समय भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के नेतृत्व में एक ऐसी रणनीति तैयार की जा रही थी जिसमें हर सेकंड की कीमत थी और हर निर्णय हजारों जिंदगियों को प्रभावित करने वाला था। यह केवल कूटनीति नहीं थी, बल्कि समय के खिलाफ एक दौड़ थी। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, वैसे वैसे दबाव भी बढ़ता गया। दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को निकालने में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन भारत के सामने चुनौती और भी बड़ी थी। हजारों छात्र अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे, जहां पहुंचना भी जोखिम भरा था। इन सबके बीच सुब्रमण्यम जयशंकर की अगुवाई में भारत ने एक बहुस्तरीय योजना तैयार की, जिसमें जमीन, हवा और कूटनीति तीनों का एक साथ इस्तेमाल किया जाना था। भारतीय दूतावास के अधिकारी लगातार काम में जुट गए। फोन लगातार बज रहे थे, स्क्रीन पर नक्शे खुले हुए थे और हर पल नई जानकारी आ रही थी। हर एक निर्णय सीधे नई दिल्ली से जुड़ा हुआ था, जहां से निर्देश दिए जा रहे थे कि किस रास्ते से छात्रों को निकालना ज्यादा सुरक्षित होगा। यह केवल एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक सिंक्राइज्ड मिशन था, जिसमें हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इस बीच जमीन पर फंसे छात्रों के लिए हालात और भी मुश्किल होते जा रहे थे। कई छात्र बंकरों में छिपे हुए थे, जहां उन्हें न तो सही से खाना मिल पा रहा था और ना ही साफ पानी। ठंड लगातार बढ़ रही थी और बाहर निकलना मतलब सीधे खतरे के सामने खड़ा होना था। लेकिन इन्हीं हालातों के बीच उन्हें लगातार निर्देश मिल रहे थे, जो भारत की तरफ से संचालित इस मिशन का हिस्सा थे। जैसे ही ऑपरेशन गंगा को पूरी तरह सक्रिय किया गया, वैसे ही कई देशों के साथ बातचीत का दौर भी तेज हो गया। सीमाओं को खोलने, सुरक्षित रास्ते देने और भारतीयों को प्राथमिकता देने के लिए कूटनीतिक स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में सुब्रमण्यम जयशंकर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हर बातचीत, हर समझौता और हर अनुमति इसी मिशन की सफलता तय कर रही थी। धीरे धीरे योजनाएं जमीन पर लागू होने लगीं। छात्रों को समूहों में बांटा गया, उन्हें सुरक्षित रास्तों की जानकारी दी गई और सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर बढ़ने के निर्देश दिए गए। यह सफर आसान नहीं था। कई किलोमीटर पैदल चलना, बर्फीली हवाओं का सामना करना और हर कदम पर खतरे को नजरअंदाज करना, यह सब इस मिशन का हिस्सा बन चुका था। जब छात्र सीमाओं तक पहुंचे, तब एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। भारी भीड़, लंबी कतारें और सीमित संसाधन, हर कोई पहले निकलना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति संभाली गई और भारतीय अधिकारियों के प्रयास सफल होने लगे। इसी दौरान विमानों को तैयार रखा गया और जैसे ही छात्र सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे, उन्हें तुरंत भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हर एक उड़ान के साथ उम्मीद की एक नई किरण पैदा हो रही थी। हजारों परिवारों की सांसें वापस लौट रही थीं। यह केवल एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि यह उस भरोसे की जीत थी जो हर भारतीय अपने देश पर करता है। इस पूरे मिशन के पीछे जो रणनीति, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता थी, उसमें सुब्रमण्यम जयशंकर का योगदान एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा था।
कई दिनों तक लगातार चले इस अभियान के बाद आखिरकार हजारों भारतीय सुरक्षित अपने देश लौट आए। ये केवल एक सफल ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, भारत अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ऑपरेशन गंगा केवल एक मिशन नहीं था, बल्कि यह उस विश्वास की कहानी थी जो हर संकट में और भी मजबूत हो जाता है।